Hello everyone, this is me Jyoti Soni and welcome to all. फ्रीडम, यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीडम की। और हम पहले आगे बढ़े उससे पहले एक बार आप अपनी आंखें बंद करके फ्रीडम के बारे में जो आप सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं कि आपके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो फटाफट उसे सोचिए और अपने पेन से नोट डाउन कीजिए, या तो फिर आप कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। सोच लिया? मोस्ट ऑफ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, सबने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचा होगा। सबसे पहले तो फ्रीडम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे स्टडी से रिलेटेड, तो आपके इसमें फ्रीडम वही आया होगा कि जब हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जब बात कर रहे थे, है ना, जब हम ब्रिटिशियर्स से हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, वही वाला फ्रीडम का मतलब समझ में आया होगा। और कुछ लोगों के इसमें जो फ्रीडम का मतलब है ना, वो भी आगे चल के हम देखते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स से फ्रीडम मिल जाए, स्कूल टीचर से फ्रीडम मिल जाए, होमवर्क नहीं करने की, स्कूल नहीं आने की, लेट आने के, इस टाइप से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर ना हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो सबके माइंड में सबसे पहले जो रिकॉल हुआ है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो फ्रीडम जब आप लोगों ने सबसे पहले चीज़ें देखी होंगी, तो आपने क्या मतलब आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो है स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ें आई होंगी। मतलब क्या हुआ कि एक जो कोई शासक है, वो किसी और को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसे हर तरीके से कंट्रोल कर रहा है, कैसे काम करना है, क्या खाना है, पीना है, वो सारी चीज़ें कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो उससे आज़ादी पाने का जो मतलब निकल रहा है, उसे ही हम फ्रीडम कहते हैं कि हमें उससे आज़ादी चाहिए। ठीक है, हमें उससे फ्री होना है शुरू से ही, क्योंकि हम लोग, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसी में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक के राज किया। ठीक है, एक लंबे समय तक के, और हालांकि दूसरे लोग भी आए। इन्होंने हमारे ऊपर अपने हिसाब से शासन किया। ठीक है, इसने अपने हिसाब से हमें कंट्रोल किया। ये बोल सकते हैं कि हमारा कंट्रोल जो है, हमारा जो रिमोट था, वो किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तब हम इनसे फ्री होना चाहते थे, तो वो हमारे लिए फ्रीडम थी। ठीक है, हमारे लिए फ्रीडम का मतलब, हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि हम इनसे फ्री होना चाहते हैं, हम इनके कंट्रोल अंडर में काम नहीं करना चाहते, हम हमारी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम हमारे हिसाब से जीना चाहते हैं, हम हमारे हिसाब से बोलना चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो हमारे लिए जो फ्रीडम का मतलब था, ये वही हुआ। ठीक है, और यही फ्रीडम फाइटर्स, हम कहते हैं ना कि 1857 में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया। तो बस ये इसी फ्रीडम के लिए था, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी रेडी थे। ऐसा नहीं कि हर किसी को, मतलब वो क्या, अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी, मतलब अपने जीने के अधिकार के लिए दूसरों को मारने के लिए। और वो दूसरे कौन थे? ये हमारे ब्रिटिशर्स थे। तो इतना जो भी पिक्चर्स बनते हैं ना, तो वो किसके लिए था? हमारी आज़ादी के लिए, ताकि हम अपने हिसाब से जी सके। फ्रीडम मतलब वही कि हम हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर सके, है ना। जो भी हमारे एक्शंस है, जो भी हमारी एक्टिविटीज है, वो किसके अकॉर्डिंग हो? हमारे ऊपर में, हमारे अकॉर्डिंग हो। हम किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सके, है ना, करें। तो फ्रीडम, अच्छा, फ्रीडम का मतलब तो अभी हम लोगों ने ये समझा है कि या तो फिर हम यहाँ पे और भी एक ले सकते हैं कि किसी ग्रुप का, मतलब किसी भी, यहाँ पर अभी हम ब्रिटिशर्स और इंडियन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो हम फ्रीडम के लिए मतलब किसी और का भी ले सकते हैं कि किसी भी ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर कंट्रोल करना और उससे फ्री होना ही फ्रीडम है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो फ्रीडम के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक दूसरे लेवल की फ्रीडम होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हमारे चैप्टर में अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम इम्पोर्टेंस देखेंगे फ्रीडम की, एक तो इंडिविजुअल्स के लिए, और सेकंड वन जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए। हमें दोनों के रिगार्डिंग देखना है कि फ्रीडम का मतलब जो है, या उनके बीच में जो तालमेल है, जो सोसाइटी के लिए है और जो इंडिविजुअल्स के लिए है ना। तो अभी तक के हम लोगों ने फ्रीडम, अभी हमने क्या किया, एक ग्रुप, एक पूरा ग्रुप, और वो पूरा ग्रुप कौन सा था? वो इंडियन था, या किसी केस में बात करें जो किसी के अधीन होकर के काम कर रहा था। तो हमने अभी एक पूरे ग्रुप ने किससे फ्रीडम ली? ब्रिटिशर्स से। अब हमारी यहीं पे जो है संघर्ष वो शुरू होता है ना। तो अब हमें वो चीजें पढ़नी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम तो मिल गई है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस जो है ना, ये हम हर जो हमारे हर घर की जो फ्रीडम्स होती है, ठीक है, कि हमें इतने टाइम के बाद बाहर एंट्री नहीं मिलने वाली है, क्लियर।
हमारे घर की एक लिमिटेशंस होती है, हमें बहुत सारी फ्रीडम तो मिलती है लेकिन एक लिमिटेशंस होती है। तो वहीं पे इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि जो फ्रीडम मिली है तो उसके नेगेटिव डायमेंशंस कौन से होने वाले हैं और पॉजिटिव डायमेंशंस कौन से होने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल। अब इसका सिद्धांत ये हार्म प्रिंसिपल है, उसको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज ऑलवेज हमारा जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कुछ चीज़ें हम पार्ट 1 में समझेंगे, कुछ चीज़ें हम पार्ट 2 में समझेंगे, और जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है वो तो हमेशा ये होता है कि इन दोनों का रिवीजन हमारे पार्ट 3 में होता है, मतलब वो क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे चैप्टर बढ़ाने से पहले ना मैं आप लोगों से एक मतलब क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब आप 27 की एज में हैं, क्लियर, आप 27 की एज में हैं, उस टाइम अब अपनी लाइफ में क्या करना पसंद करेंगे, आप अपनी लाइफ किस तरीके से जीना पसंद करने वाले हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आप एक 27 की एज में हैं तब आपका जो मतलब रूटीन है वो किस तरीके से होगा, आप किस तरीके का काम करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मतलब हाँ इसके साथ कंडीशन भी है कि एक आप मतलब एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छी खासी फैमिली से जहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और उस दौरान आप इस एज में क्या करना पसंद करेंगे। द आइडियल, हाँ आप उस क्वेश्चन का आंसर मतलब अपने वर्ड्स में लिखें तब तक कि हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। द आइडियल ऑफ फ्रीडम, भाई अब फ्रीडम के कुछ अपने आदर्श होते हैं, है ना, हर किसी के ना किसी के आइडियल्स होते हैं। हमारी फ्रीडम आइडियल्स हैं। हम यहाँ पर 2 लोगों की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, 2 ऐसे लोग जो हमारे लिए एक आइडल की तरह काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं आइडल ऑफ फ्रीडम। जो फर्स्ट इमेज है ना, आप इसे मतलब थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए और इसे सर्च आउट कीजिए कि ये कौन इंसान है। तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। साउथ अफ्रीका में एक बंदा एक कहे एक बच्चा या एक यंग एज का एक बॉय जिसका नाम था रोहित लाला। ठीक है, रोहित लाला। अब ये जो रोहित लाला है अपनी फैमिली में बहुत ही अच्छा मतलब एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा है। ये अपनी स्टडीज़ के लिए जाते हैं एक क्रिश्चियन स्कूल में, और उस क्रिश्चियन स्कूल में इनका नाम जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज ये साउथ अफ्रीका से है तो इनका कलर तो नॉर्मल सी बात है कि क्या होना है। देन इनका वहाँ पर क्रिश्चियन जो है, वहाँ पर अब मोस्ट ऑफ क्रिश्चियंस है, ब्रिटिशर्स है, तो वहाँ पर जा करके इनका जब रोहित लाला है उनका नाम चेंज करके कर दिया जाता है नेल्सन मंडाला। नेल्सन मंडाला क्यों किया गया इनका नाम, इन्हें भी नहीं पता चला कि मेरा नाम चेंज करके किस लिए बदल दिया गया है। ठीक है, मतलब जो है किस पर्पज से बदला है ये इन्हें नहीं पता चला, क्योंकि स्कूल वालों ने बदला हुआ है तो किसी ने कुछ एक्शन भी नहीं लिए। कुछ कंडीशंस आती हैं, उसके बाद में क्या होता है कि अब इनके जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर भी वही राज कर रहे हैं, अंग्रेजों का राज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो कंट्री है वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज है ना इनकी बायोग्राफी की, वो मैंने स्किप कर दी है, वो गोल कर दी है। और आपको इस स्टोरीज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी बायोग्राफी पढ़नी होगी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप इससे समझ गए होंगे कि हम लोग किस लिए बात कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था 27 एज वाला, तो वो भी मैंने इन्हीं के रिगार्डिंग किया था, क्योंकि इनने अपनी लाइफ के 27 साल 27 ईयर्स जो है बस इसी में लगा दिए एक फ्रीडम के लिए। और इन्होंने ये जो फ्रीडम थी ये सिर्फ अपने लिए नहीं की, क्योंकि ये तो भाई एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करना मतलब ये हर कुछ चीज़ कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं तो वहाँ पे जो काले लोग हैं वहाँ पे इनको वोट देने का राइट नहीं था। अब वोट देने का राइट नहीं है तो भाई हर्ट तो होंगे, क्योंकि अब ये एक एजुकेटेड इंसान है। ठीक है, एक एजुकेटेड इंसान को जो अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहा है, जिसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इस तरीके से जब यहाँ पर ऐसी चीज़ होती है तो भाई एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। और यही ये जो फ्रीडम थी, ठीक है, इलेक्शन नहीं देने मतलब इलेक्शन देने के लिए उनको जो फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा चुका था, बिकॉज यहाँ पर जो काले लोग हैं वो इलेक्शन नहीं दे सकते, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है इनके लिए लगा दिए गए। इनके लिए नहीं, एक्चुअली इनकी जो पूरी कम्युनिटी है और इनकी कंट्री में ये चीज़ चलती आ रही थी। तो अब भाई इनको ये प्रॉब्लम हुई
कि मेरी ही कंट्री में आके आप मुझसे हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। और दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि इनके कलर को लेकर के इनके साथ में ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वोट सिर्फ वो देगा, वोटर आईडी उन्हीं के पास होंगी जिनका कलर फेयर होगा, और ये तो अनफेयर चीज़ है। तो इसी के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, और जब इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू करते हैं तो इनके साथ में ऐसा तो नहीं है कि बहुत मतलब शांतिपूर्ण की सामने वाला कह रहे हैं कि भाई आप इतने पढ़े लिखे बंदे एजुकेटेड हो, हम आपके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था। तो मतलब कि बहुत कठोर जो व्यवहार है वो किया गया। तो नेल्सन मंडेला का साथ में भी सेम चीज़ होती है। जब ये कॉलेज में जाते हैं तो जब तक इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, और उससे पहले ही क्या किया जाता है कि इन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है। रीज़न क्योंकि ये उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के साथ रहकर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और ना सिर्फ ये अकेले उठा रहे हैं, इन्होंने अपनी कम्युनिटी के और भी मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया, उसमें और ऐड करते गए, मतलब लोगों को और जागरूक करते रहे कि भाई ये हमारे साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारे रंग के ऊपर से लेकर के हमारे साथ आधे से ज़्यादा जो राइट्स है हमसे वो छीने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जब एक इंसान और भी लोगों को लेकर के निकलने लगता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि ये भाई बंदा अकेला लड़ रहा था तब तक ये तो ठीक था, अब ये धीरे धीरे और भी लोगों को लेकर के जा रहा है जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और जब बहुत सारी अलग अलग उंगलियां एक हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट डन होने लगता है। और यही चीज़ जो है अंग्रेजों को खटकी, तो ये क्या करते हैं, इन्हें यहाँ से कॉलेज से खदेड़ बाहर करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर इनका संघर्ष नहीं रुकता है, क्योंकि इनकी एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन गई थी, एक यूनिटी बन गई थी जिसके साथ में ये काम कर रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एट द एंड क्या होता है, नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास मतलब एक उम्र कैद जो है वो सुना दी जाती है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या यहीं पर, अब क्योंकि एक इंसान ऐसा है कि जो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए, सिर्फ अपने ही नहीं अपने समुदाय के, अपनी कम्युनिटी के और भी लोगों के हक के लिए लड़ रहा है, तो वो किसी भी कोने में चले जाए वो शांत नहीं रह सकता। और जब इन्हें मतलब जेल में डाल दिया गया, जब इन्हें कारावास दे दिया गया, तो ये वहां पे भी शांत नहीं रहे। तो इन्होंने वहां पे भी क्या किया, वहां पे जितने भी कैदी होते थे, जेल के अंदर जो भी कैदी होते थे, तो उनके जो राइट्स होते थे, ठीक है, जो कैदियों के राइट्स है, क्योंकि कैदियों के साथ में भी अंदर व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा, क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट वो कैदी किए थे जिन्हें बिना किसी गलती के, क्योंकि जो अपने राइट्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तो उस वक्त ये जो काम कर रहे थे, तो ये वहां पर भी गए, तो इन्होंने वो सारे जो कैदी थे, क्योंकि उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था, तो उन्होंने उनके राइट्स के लिए भी लड़ना शुरू किया कि भाई इनके भी जो राइट्स हैं इनके लिए भी लड़ना शुरू किया, क्योंकि ये वहां पे भी जाके शांत नहीं रहे, ठीक है। नेल्सन मंडेला, आपने एक आइडल इसमें भी इनकी बायोग्राफी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो आप जाके द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसमें भी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर इसका कवर पेज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो एक्चुअल इमेज है उनकी वो मैं आपको शो करना चाहती थी। तो एक इंसान का 27 ईयर मतलब उसके जीवन के 27 साल इसी संघर्ष में गुजर जाते हैं, वो जेल में ही रहते हैं। 27 साल एक इंसान दूसरों के हक के लिए, दूसरों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए वो 27 साल जेल में रहने के लिए रेडी था। तो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए किया था, क्या आप 27 साल अपने मतलब आप जिस 27 की एज में हो, मैंने तो 27 साल की बात नहीं की कि अपने जीवन के 27 साल दे दिए हैं, है ना, मैंने तो सिर्फ ये कही बात पूछी थी कि आपकी 27 की एज में आप क्या करना पसंद करेंगे। उस वक्त एक इंसान चाहे तो ये मौज मस्ती कर सकते थे, मूवीज देख सकते थे, इंजॉय कर सकते थे, क्योंकि मतलब इसके पहले जब तक इन्हें आवाज नहीं उठाई थी तो शायद इन्हें जो अंग्रेज है उनका सपोर्ट भी मिल जाता, तो अपनी लाइफ इतनी अच्छी गुजार सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ना सिर्फ अपने राइट्स के लिए बल्कि दूसरे के राइट्स के लिए भी ये लड़े, और ये 27 ईयर्स तक के जो है वो जेल की हवा खाते रहे। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, इसके पीछे का जो मेन कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन जो था, या जो मेन रीजन था, वो कहे तो वो क्या था, हमारे राइट्स के लिए लड़ना, ठीक है, मतलब क्या, जो राइट्स नहीं मिले हैं उसके लिए लड़ना। तो यही जो राइट्स थे वो हमें फ्रीडम देते हैं। मतलब क्या हो रहा था, वो राइट्स का मतलब क्या हो रहा है कि हमें फ्रीडम चाहिए कि हम अपना जो लीडर है वो चूज कर सके, क्योंकि हर किसी को नहीं मिल रहा था। और ये राइट उनका क्यों हटाया जा रहा था, क्योंकि सिर्फ उनके कलर के बिहाफ पे, ठीक है।
वो इस फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे कि उन्हें भी वो सारे फ्रीडम्स मिले, है ना, वो सारे राइट्स मिले कि जो किसी और को मिल रहे हैं, जो हम एक दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हमें हमारे जीने का अधिकार चाहिए, हमें हमारे हिसाब से जीने का अधिकार चाहिए। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला जो है वो लड़ते रहते हैं। द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम टेल्स द स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला, हु वॉज द मेन लीडर ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट apartheid and found bravely to overthrow the racial ठीक है। तो ये वाली जो चीज थी वहां पर आपको समझ में है कि इतने सारे मतलब इन्होंने अपने राइट्स के लिए, सिर्फ अपने नहीं और दूसरों के राइट्स के लिए भी ये लड़ते रहे। और मेन मुद्दा क्या था कि इन्होंने इनके कलर के ऊपर प्रॉब्लम की थी। मेन मुद्दा तो यही था कि भाई एक कलर के ऊपर आप कैसे जज कर सकते हो किसी को, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, ये किसी के मतलब किसी ने अपने मर्जी से तो नहीं अपने ऊपर किया है ना, क्योंकि नेचुरल है। तो आप इसके बिहाफ पे किसी के राइट्स जो है वो नहीं छीन सकते। सिमिलर एक और स्टोरी है जो कि है आंग सान सू की और इनकी जो स्टोरी है मतलब इनकी जो बुक है वो है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूंगी कि दोनों जो नॉवेल्स है, दोनों जो बायोग्राफीज है वो आप पढ़े। यहाँ पर अब इनका जो है, ये जो मैम है ये कहती है आंग सान सुई की, क्योंकि इनके साथ में ऐसी कंडीशन हुई है कि इन्हें, ये रिसेंटली न्यूज़ है तो आप भी मतलब देख सकते हैं। ठीक है, 2016 टू 21 फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, आप ये रिसेंट है। इन्हें नज़रबंद कर दिया गया अपने ही घर में। ठीक है, अपने ही घर में इन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। और क्यों? हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक है वो मैटर्स जो है वो आप करंट अफेयर में देखेंगे। देन यहाँ पर क्या होता है कि जब इनके हस्बैंड की भी डेथ होने वाली होती है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तब भी इन्हें इंग्लैंड नहीं जाने दिया जाता और इन्हें म्यांमार में ही नज़रबंद करके रख दिया जाता है। इनके बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक है, यहाँ पर सैनिक शासन शुरू है। तो वो कहते हैं कि अगर यहाँ से म्यांमार से ये मैडम निकली, ये बंदी निकली, तो इसे वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। और जब में किसी को पैक करके रखा जाए तो अब आप सोच सकते हैं कि वो हालत क्या होने वाली है। तो यहीं पर रहते रहते ये कहती है कि सबसे पहले मुझे अपने डर से फ्रीडम चाहिए, क्योंकि आपको अपने ही घर में पैक करके रखा है, नजरबंद करके रखा है। तो इनकी जो फ्रीडम थी वो किससे थी? अपने ही फियर से थी। भाई मैं अपने डर से लड़ लूंगी, मतलब मैं सबसे लड़ लूंगी। मेन फैक्टर ये होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने अपने डर के ऊपर जीत पा ली ना, तो आप किसी से भी लड़ सकते हो, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन होता है? आपका अपना डर। ठीक है, अपना डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपने अपने डर से फ्रीडम पा ली तो आप किसी को भी जीत सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा बैटल है, वॉर है, आप उसको विन कर सकते हैं। तो इनका वही था, क्योंकि अपने ही घर में पड़े रहना तो सबसे बड़े, क्योंकि आप अपने घर में पड़े रह के कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले इनकी जो फ्रीडम थी वो किससे थी? अपने डर से। ठीक है, अपने ही डर से पहले फ्रीडम थी, उसके बाद में क्योंकि डर डर को जीत लिया तो आप किसी भी मतलब बैटल्स को जीत सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डर। जब जिस दिन आपने अपना डर अपने घर में वहीं पे किसी डस्टबिन में फेंक दिया, छोड़ दिया, और आपने डरना बंद कर दिया, मतलब आप कितने से भी बड़े से बड़ा भयानक आपके सामने कोई चुड़ैल आ जाए, डायनासोर आ जाए, तो आप उससे नहीं डरने वाले हैं। तो इन दोनों स्टोरी से क्या समझ में आया आपको कि फ्रीडम मतलब जो दोनों थे आइडल्स थे, कि अपनी फ्रीडम के लिए आप लड़ सकते हो, किसी के लिए आइडल बन सकते हो। मतलब ये कहना चाहूंगी मैं कि फ्रीडम के लिए मतलब एक लंबा सा वो होता है, क्योंकि फ्रीडम किसी को ऐसे परोसी नहीं मिलती है कि लो भाई आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको थाली में सजा करके दे दी गई है और आप इसे ले लो। क्योंकि देखो जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी संघर्ष किया तब उन्हें, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद में नेल्सन मंडेला के साथ में क्या होता है कि जब वहां से जब उनका प्रेसिडेंट हट जाता है, देन जो दूसरा प्रेसिडेंट आता है वो इनके सपोर्टर रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो सारे राइट्स दे देते हैं, है ना, कि मतलब जिनका कलर डाउन है, डार्क कलर्स वाले हैं, वो भी इक्वली जो इलेक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सारे राइट्स, क्योंकि ये सारे क्यों पॉसिबल हुए, वहां पे अपना स्ट्रगल किया है। ये मैडम क्यों अपने आप से मतलब इन्हें मतलब सपोर्ट मिला, क्योंकि इन्होंने अपने फियर को जीता। ठीक है, क्योंकि कोई भी फ्रीडम हो तो उसे पाने के लिए आपको कोई ना कोई संघर्ष तो करना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम हमारी बात करें तो अगर हमने 1857 का मतलब जो फ्रीडम जो है वो नहीं किया होता तो हमें 1947 में हमें फ्रीडम नहीं मिलती, क्योंकि हमने शुरुआत तो यहीं से कर दी थी। धीरे धीरे फिर हमने क्या किया, 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई। अगर हम ये शुरुआत नहीं करते, ये बीज नहीं बोते, तो क्या हमें फ्रीडम मिलती? नहीं मिलती।
तो चलिए अब हम एक ऑफिशियली डेफिनेशन जो है फ्रीडम की वो देखते हैं कि एक्चुअल में फ्रीडम क्या होता है, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तो ये तो हमने दूसरों के रिगार्डिंग पढ़ ली, क्योंकि एक ग्रुप है जो हमें फ्री करने के लिए था, और मतलब जो हमारे ऊपर राज कर रहा था, ठीक है, हमें मतलब घेरे हुए था। अब हम वो फ्रीडम की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो एक्चुअली हमारे चैप्टर का आज पार्ट है और जो हमें समझना है। तो अब भाई हमें देखना है कि डेफिनेशन एक्चुअल में फ्रीडम की होती क्या है। वैसे अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं कि जब हम पे किसी का प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है, हम अपने एक्ट जो है वो इंडिविजुअल मतलब अपने तरीके से ले सकते हैं, तो हम उसे ही फ्रीडम कहते हैं, है ना। रेड पेन से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे ये जो बर्ड्स है वो उड़ रहे हैं और मैंने इन्हें कैद करके रखा हुआ है, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, मैंने इनके ऊपर एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर दिए हैं, मैंने इन्हें पिंजरों में कैद कर दिया है। अब यहाँ से आपको एक मतलब तरीका मिलेगा आपको फ्रीडम देखने का कि एक्चुअल में फ्रीडम क्या है। जैसे ही मैंने इनके ऊपर से ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो कंस्ट्रेंट्स है वो हटा दिए, तो क्या हुआ, ये फ्री हो गए, ये उड़ गए, रहना रेडी टू फ्लाई। भाई यही होती है फ्रीडम, ठीक है। व्हेन constraints on the individual are absent, जब इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं हो, कोई restrictions नहीं हो, कोई भी मतलब ऐसे circumstances नहीं हो कि जहां पर ये अपने आप को रोक सके, अपने आप की जो प्रोग्रेस है उसे रोक सके, मतलब किसी के अंडर में काम करने के लिए। जैसे अभी तक के हमारे पास में क्या था, ब्रिटिशियस थे, तो क्या होता था, हमें उनके अकॉर्डिंग एक्ट करने होते थे, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती थी हमारे उनके अकॉर्डिंग होती थी। अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली शायद पढ़ा हुआ था फॉर अवॉइड, मुझे याद नहीं आ रहा क्या हो रहा था, किसी के भी साथ मतलब जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो किसी को भी मतलब क्या कहते थे, उन्हीं के अंडर में सारे जो इंडियंस थे उनके अंडर में काम करना होता था। जैसे ही हमें फ्रीडम मिली तो इनका जो रिस्ट्रिक्शन है हमारे सामने से तो खत्म ही हो गया, मतलब हमारे ऊपर किसी और का ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कोई दबाव नहीं है कि जिसके इस अंडर में हमें काम करना पड़े, तो वही हमारे लिए फ्रीडम हो गई। अब फ्रीडम जब मिल गई तो मतलब क्या हुआ कि एक कोई भी व्यक्ति है वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ मतलब जो प्रोग्रेस है इन सब के लिए इंडिविजुअली काम कर सके, मतलब अपने हिसाब से काम कर सके, उसे किसी के अनुसार काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम लोग ना लैंड रिफॉर्म, ओके राइट, मैं लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करी थी कि वहां पर क्या होता था कि जितने भी फार्मर्स होते थे वो अपने से ऊपर वाले जो तबके थे उनके अंडर में काम करते थे, तो एक तरीके से ये उनका मतलब उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हुए, है ना, उनके अंडर में काम करना हो रहा है, तो ये उनके लिए था, वो अपने लिए खुद काम कर पा रहे थे क्या, नहीं। जैसे ही लैंड रिफॉर्म जो है वो क्लियर हुआ, मतलब उसके पहले ऐसा होता था ना, अब लैंड रिफॉर्म आया तो क्या हुआ, सबके सब जो फार्मर जिसके पास जो भूमि है उसके ऊपर वो जैसा चाहे वो फसल उगा सकता है, जितना उसमें प्रोडक्टिविटी लानी चाहता है वो ला सकता है, मतलब वो अपने लिए फ्री है, वो अपने कंट्रोल के लिए अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो उसको कंट्रोल कर सकता है, मतलब हर चीज जो है वो अपने हिसाब से जी सकता है, तो यही फ्रीडम हुई। अब हर चीज तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारी चीजें एक हिसाब से मतलब सभी को अपनी अपनी फ्रीडम दे दी जाए। अगर सबको बहुत सारी फ्रीडम दे दी जाए कि भाई तुमको जैसा जो करना है करो, तो इससे भी क्या है मतलब कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो जाएंगी, ये भी है ना, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी जिससे मतलब सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। Freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential. अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले क्लियर की कि अपने आप के डेवलपमेंट के लिए, अपनी पोटेंशियल के लिए, है ना, अपने डेवलप देयर पोटेंशियल, एक्सप्रेस देम सेल्फ फ्रीली, तो ये सारी कंडीशन जो है इसी में काम आती है ना, तो इसके लिए ये एक फ्री हो गए, तो ये फ्रीडम यही कहलाती है। जैसे कि अपन जनाब को भी देख सकते हो, इनके ऊपर कोई डाल दिया तो ये किसी के अंडर में काम हो गया, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट काम कर दिया, जैसे ही मैंने इसे हटा दिया मतलब क्या हुआ कि ये फ्री है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सपेक्ट्स क्या होंगे फ्रीडम के। देखो मतलब क्या कि कोई भी जो फ्रीडम है तो उसके ऊपर तो हमें बात करनी है कि जो फ्रीडम के एस्पेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी तक के हम लोगों ने वही बात की कि फ्रीडम के एस्पेक्ट्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि हमारे पास में जो एक्सटर्नल एक कंस्ट्रेंट्स है वो अब्सेंट हो,
मतलब उसकी एब्सेंस हो, ठीक है। ये वाली बात यही कह रही है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा फ्रीली डेवलप कर सके। फिर हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को, अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट आर इम्पॉर्टेंट। तो ये दो जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है ना, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट कि फ्रीडम का मतलब क्या, फ्रीडम के लिए कौन से एक्सपेक्ट होने चाहिए, पहले तो कि उसके आजू बाजू, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक बर्ड है, ठीक है, इसको मैंने चलो बटरफ्लाई ही बना दी, शायद एक्चुअली बटरफ्लाई भी नहीं बनी है, इतनी गंदी ड्राइंग तो है नहीं मेरी, बट वो बन गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ कि इसे मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए अपने लिए, है ना। तो यही दो एक्सपेक्ट्स लेकर के चलेंगे हम कि ये मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया, इसको पूरा अंडर कवर कर दिया। तो पहली बात कि ये जो मतलब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है, मतलब जो बाहर मैंने इसको दबा के रखा हुआ है, इसको अपने ही अंडर में मतलब रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप फ्रीडम की बात कर रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसे, बल्कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसके अलावा, इसके जगह इसे एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ पे ये अपने आप को डेवलप कर सके, ठीक है। ये अपने आप को फ्रीली डेवलप कर सके, इसे ऐसे माहौल की नीड है, ना कि उस रिस्ट्रिक्शंस की। तो दो चीजें मतलब दो ही फ्रीडम के एक्सपेक्ट हुए कि एक तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ना हो, सेकेंड वन इज कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जहां पर वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चीजों को आप याद रखेंगे। फिर अब हम बात करते हैं एक फ्री सोसाइटी। जब जहाँ ये चीजें होती है तो उसे ही हम एक फ्री सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे उसकी सोसाइटी के लोगों को मतलब अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का मतलब एक्सप्लोर करने के लिए आपको स्पेस मिले, आप अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, आप मतलब अपने आप को एक फ्रीली लाइफ जी सकते हैं जहाँ पे आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। लाइक इस तरीके की मतलब वहाँ पे आपको कोई मतलब परेशान नहीं करे, आप अपने आइडियाज रख सके, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। तो ये सारी चीज़ें जहाँ मिलती है तो इसे ही हम एक फ्री सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे कोई एक दूसरे को दबा ना रहो। A free society would be one which enable all its member to develop their potential with the minimum of social constraints। अब देखो कहीं पे भी ऐसी तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है कि हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिले, क्योंकि भाई ये अगर लाइफ आ जाती है तो वहां पर हमारी लाइफ बोल सकते हैं कि वो तबाह होने लगती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है, इन तीनों में से जो क्यूट लगे उसी को उठा लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा है, अब हमारी जो फैमिली होती है शुरू से तो हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है कि बच्चे को इतने मतलब बाहर नहीं जाने देना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाने देना है, तो ये सारे हमें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। बात करिए फर्स्ट तो फास्ट फूड हमें खाना टोटली बैन होता है, जो हमें बहुत पसंद होता है, ठीक है। हमें चॉकलेट जो है वो एक लिमिट में, आप इसे एग्जाम में मत लिख देना, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। हमारा आउटडोर खत्म हो जाता है एक लिमिटेड टाइम के बाद में, आउटडोर इट्स डी, ठीक है। हमारी आउटिंग फिनिश हो जाती है, हमारे पास में कई की ऐसे होता है कि हमारे पास में एक फ्रेंड जोन जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। इतनी सारी चीज़ें, अब अगर सोच लो कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फिनिश कर दिए जाए, ठीक है। आपको फास्ट फूड खिलाना शुरू कर दिया, मतलब डेली आपको वंस वीक खिलाया जा रहा है, अब आपको पर डे मतलब फास्ट फूड ही खिलाया जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, मतलब एक कंस्ट्रेंट जो है उसके हटाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब ये एक फैमिली लेवल पे, देन हम इसको एज ए सोसाइटी लेवल पे फिर हम इसको समझेंगे। तो हमें पहले क्या समझना है कि एक छोटे से लेवल पे इस चीज़ को समझते हैं। चलो आपको राइटिंग शायद समझ में नहीं आ रही हो तो मैं थोड़ी और तमीज़ वाली राइटिंग लिखने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट इज हमारा फास्ट फूड, ठीक है, हमारे बच्चों को, हमारे घर के बच्चों को बहुत पसंद है। देन नेक्स्ट आपकी आउटिंग जो है वो फिनिश कर दी गई, और क्या था भाई, मैं तो भूल गई क्या लिखा था मैंने, ठीक है। ये तीनों चीज़ें रखते हैं। ये सारी चीज़ें होगी, आपको एक टाइम टू टाइम बाहर, हाँ आपको पढ़ने के ऊपर, ठीक है, आपको आपके ऊपर टीचर भी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब क्या हो रहा है, हाँ, आपको मोबाइल बहुत के लिए दे दिया, इट्स बी, ठीक है। ये भी उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको टीवी देखने के लिए दी जा रही है, आपको उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट्स डॉट ना,
तो ये सारी चीजें कर दी। अब क्या होगा जब आप समझो कि आपके ऊपर ये सारे रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स हैं आपके, अब इन सारे के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, मतलब ये आपके कंस्टेंट एज अ कंस्टेंट काम कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हटा दी गई तो अब आप इसके इफेक्ट्स अपने ऊपर देखिए कि क्या चीजें होती है। आपका डेली फास्ट फूड रेडी कर दिया, आपको डेली फास्ट फूड खिलाना है, आपको वंस अ वीक खिला रहे हैं, ट्वाइस अ वीक खिला रहे हैं, अब आपको डेली कर दिया। तो भाई अब इसके साइड इफेक्ट ना आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या कमेंट्स में अच्छे से लिख के बताइए। क्या होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी ना, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से काम नहीं करती कि डेली डेली इतना हैवी जो डोज है वो आपको दिया जाए, क्योंकि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो एज अ मशीन काम करती है। ना तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको सपोर्ट कर पाएगा, ना ही हम मेंटल ग्रोथ कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी में उसी तरीके से हम रन करते हैं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट है, हमें ग्लूकोज तो चाहिए चाहिए, मतलब हमें फूड चाहिए, जो फूड जो है डाइजेस्ट होकर के जो ग्लूकोज बन रहा है वो चाहिए। लेकिन अगर आप डेली इतना ऑयली और इतना मतलब स्पाइसेस खाना खा रहे हो तो क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। हमारी फैमिली का जो रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, फास्ट फूड के ऊपर, जो बैन है, जो कंट्रोल्ड डाइट है हमारी, उसके ऊपर अगर इससे ना हटाया जाए, ठीक है, अगर इसे मतलब हटा देंगे तो क्या होगा कि हमारी हेल्थ के ऊपर उतने ही डिसएडवांटेज होंगे, हमारी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगी, और जो भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई डिजीज होंगी, हम बीमार होते जाएंगे। अगर हमने आउटिंग हमारे घर में, हमारे घर वालों ने रात के 10 AM PM से हमारी जो है वो बंद करा दी, अगर हम ये करने लगे, मतलब रात में हम अकेले घूम रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत होने की संभावना है। अगर इसे बंद कर दिया जाए तो मतलब क्या होगा, हमारी आउटिंग जो है वो हमने कंटिन्यू रखी तो हमारे साथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं, हम गलत आदतें पकड़ सकते हैं। हमारे टीचर ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने बंद कर दिए कि भैया तुमको होमवर्क करना ही करना है, तुम्हें इतने चैप्टर्स करने ही है, एग्जाम्स बंद कर दिए। तो क्या हम हमारा नॉलेज गेन कर पाएंगे, है ना, हम एक डम इंसान बनने वाले हैं। मोबाइल और टीवी कंटिन्यू यूज करने के लिए दे दिया जाए तो हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें इतना हम इतना कैप्चर नहीं कर सकते, या इतने डिस्प्ले के कनेक्शन में नहीं रह सकते, तो इससे भी हमारे ऊपर साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें समझाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने कंटिन्यू मतलब सारी फ्रीडम दे दी गई, क्योंकि हमने फास्ट फूड की फ्रीडम दे दी, आउटिंग की दे दी, टीचिंग मतलब उनने अपनी छूट दे दी, मोबाइल टीवी की परमिशंस दे दी, तो क्या होंगे, आप एक अच्छे इंसान से एक बुरे इंसान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो रही है, बोल सकते हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन क्या हुए, मतलब एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ग्रोथ के लिए, उसके एक अच्छे इंसान के लिए, जो उसे एक आइडल सिटीजन बनना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, तो हर इंडिविजुअल के लिए कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और वो कौन से होते हैं इसे डिसाइड करने का पैमाना जो होता है वो हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ पर फ्री सोसाइटी क्या है कि हमें मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस डालने हैं, मिनिमम और सोशल कंस्ट्रेंट्स डालने हैं, तो वही कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, वही रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए जो हमारी फैमिली ने रखे, जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हर कुछ कि भैया हमने मतलब फास्ट फूड की जगह हमने उसको फूड देना ही बंद कर दिया, हमने उसको खाना खिलाना ही बंद कर दिया, क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को फूड की नीड है, न्यूट्रिशन नहीं, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेंगी, हम एक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें एनर्जी की नीड होती है, तो फूड देना ही बंद कर दिया, तो ये समझदारी नहीं हुई। हाँ, फास्ट फूड देना मतलब वो भी नहीं है कि पूरा देना बंद कर दिया, वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाए, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है और टोटली उसे नहीं करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे पैमाने सिद्ध किए जाते हैं, तो वो किस तरीके से डिपेंड करता है कि वो कैसे डिसाइड किए जाए, कि हमारी सोसाइटी ने जो कंस्ट्रेंट्स हमारे लिए डिसाइड किए हैं, तो वो देखो, एक तो वो क्योंकि हमारी सोसाइटी की बात करें तो या तो फिर वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कौन कौन से जो है प्रतिबंध लगाने हैं, या कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए है, कंस्ट्रेंट्स जो है वो आपके लिए रखे जाएंगे, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के साथ में मिलकर के फिक्स किया जाता है कि क्या एक इंसान के लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पोटेंशियल।
इतना इम्पोर्टेंट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाती है आपस में मिल करके। इसके बाद में अब बात करें तो हम जो हमारे राइट्स जो है ना, जो पढ़ चुके हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ट्रैवल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हर चीज़ की, कि आप स्पीच का वो कर रहे हो, राइट टू स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, तो ये आपको एक राइट मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो जाते हैं उस राइट टू फ्रीडम में, कि आप कुछ ऐसा ना बोले, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ ना बोले, कुछ ऐसी स्पीच ना दे दे जिससे कि कोई दंगे प्रसाद हो, किसी के खिलाफ हो। जैसे कि अभी अभी किसी कॉमेडियन जो मुनफ्फर वगैरह टाइप से कुछ है, तो उसने क्या किया, मतलब वहां पर वो सिर्फ एज अ कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बीजेपी वालों ने उसे उठा करके अरेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे उसके रिस्ट्रिक्शंस हो गए। मतलब आपको हर एक राइट दिया गया है, मतलब एक फ्रीडम दी गई है, तो उसके लिए कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई ना कोई कंस्ट्रेंट जो है वो आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, चलो अब सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। तो जो हमारे इंडिविजुअल है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो अब भाई कंस्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर कैसे लगेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक मतलब एक जो डोमिनेट कंट्रीज होती है तो वहां पर एक तो उससे लगेंगे, और दूसरा क्या होता है कि जो एक्सटर्नल, वेट 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 क्या हो रहा है भाई, हाँ, तो एक्सटर्नल कंट्रोल जो होता है उससे लगता है। जैसे कि हम लोगों ने नेल्सन मंडेला वाले केस में बात की थी, तो क्या होता है, डोमिनेंट कंट्री थी, तो वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर अफ्रीकी थी, तो वहां पर किसके हिसाब से लग रहा था कि वहां पर उन्हें क्या कहते हैं, एक फोर्सफुली लगता था। वहां पे इलेक्शन का पावर, जो इलेक्शन का राइट है वो हर किसी के पास में नहीं था। तो एक्सटर्नल जो कंट्रोल है, तो मतलब कोई और जो बाहर का इंसान है, मतलब अगर उसका कंट्रोल चल रहा है तो वो ही एक पूरे ग्रुप को लेकर के कंट्रोल करके चलेगा, मतलब उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये डोमिनेंट वाली हो गई। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, ठीक है, मतलब जब क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या होता है कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमने हमारे इसमें बहुत अच्छे से समझा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये लोग जो पीपल्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर। तो आप इसके ऊपर किसी तरीके का ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल जो जनता है उन्हें पूरा हक है इनके लिए बोलने का कि भाई आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इनइक्वलिटी वगैरह जो भी चीजें आती है उसके उसमें, क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि इनका इनके ऊपर, मतलब ये इनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो इनने लाई है, तो इनका पूरा पूरा राइट है कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, मतलब ये इनको बोल सकते हैं कि आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें। क्लियर? तो सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम ड्रॉ अटेंशन ऑन नीड टू कंट्री टू वर्क टू रिमूव सच कंस्ट्रेंट्स। ओके, देन इसके ऊपर एक और लाइन है, इनइक्वलिटी द काइंड ऑफ इन्फ्लिक्ट इन द कास्ट सिस्टम ऑन विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी क्या हो रहा था, यही वाला, क्योंकि कास्ट सिस्टम के ऊपर बात चल रही थी, है ना, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल कास्ट को मतलब दिया हुआ था कि आप क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो और बाकी को नहीं दे सकते हैं। तो यही चीज उठा करके ये लोग कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा था। हमारे यहाँ पर आपसी लोगों में, हमारे यहाँ गोरे और काले को लेकर रंगभेद नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ कास्ट को लेकर के था। ठीक है, ST SC, है ना। तो यही रीजन है, क्योंकि इनके ऊपर सबने सबसे ज्यादा किसने इनके ऊपर जुल्म ढाए, जनरल वालों ने। और इन्हीं का कहते हैं ना कर्मा वर्क्स, तो इन्हीं के कर्मों का फल है कि आज सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन है, हर चीजें वहां पे SC ST जो है वो बाजी मार रहे हैं, और जनरल और OBC जो है थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के जो कर्म है वो भले इनके पूर्वजों ने किए हैं, लेकिन अब इनके सामने वो चीजें उठ करके आ रही है। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट इट्स ट्रू। अब भाई बात आती है कि हमें कंस्ट्रेंट्स जो है उसकी नीड क्यों है, रिस्ट्रिक्शंस की नीड क्यों है ना, यही बात आती है। तो अभी जो मैंने एक बच्चे वाली जो स्टोरी आपको बताई कि एक बच्चे को क्यों मतलब अपने कंट्रोल में रखा जाता है, क्यों उसके ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो इन्हीं सारी चीजों के वजह, मतलब यही चीजें अब हम हमारी सोसाइटी में लेकर के आ जाए। अगर सपोज मैंने क्या किया, मतलब हमने किसी इंसान को इतनी फ्रीडम दे के रखी है, मतलब सारे कि सभी को दिया है कि भाई तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगे हुए हैं सबके ऊपर। तो क्या करेंगे, अब इतने सारे लोग हैं, मतलब ये एक भाई हम हो गए, दूसरा ये हो गया,
ठीक है, ये थोड़े गुस्से वाले हो गए, ठीक है, ये सॉफ्ट बिहेवियर वाले हो गए। तो अब आप यहाँ पर इसको देख करके ही क्लियर कर सकते हो कि ये शांत वाला है तो ये शांत के हिसाब से काम करेगा, इसे बहुत सारी फ्रीडम मिली हुई है। सिमिलरली फ्रीडम जो है इसे मिली है, मतलब ये कोई ना कोई आतंक फैलाने वाला है, क्लियर, ये आतंक फैलाने वाला है और ये शांति से रहने वाला है। तो क्या होगा कि जब हर किसी को ऐसी फ्रीडम मिल जाएंगी तो ये कहीं पे भी झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है। मतलब क्या, किसी के खिलाफ कुछ भी कह देना, है ना। अगर हमें राइट टू स्पीच में ये चीजें हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, आप अपने नेशनल एंथम के रिगार्डिंग कुछ कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि भैया जो भी हमारे नेशनल है राइट्स, जो नेशनल राष्ट्रीय जो चीजें हैं आप उसका अपमान नहीं कर सकते। कहूंगा अगर ये चीजें क्लियर, मतलब ये फ्रीडम दे दी गई, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें क्रिएट होने वाली है। आप कहीं पे भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप कहीं पे भी पार्किंग कर सकते हो, है ना। सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ व्यूज ऑफ ओपिनियन। क्यों? क्योंकि देखो ये जो दो पर्सन थे, इन दोनों पर्सन की अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, एक गुस्से वाला है, एक शांत है। तो क्या होगा कि दोनों अलग अलग है तो दोनों कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास फ्रीडम है। तो अब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग जो है वो है, दोनों के अपने अपने व्यूज है ना। एक कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि अब ये तो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं भैया। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए दोनों आइडियोलॉजीज जो है, दोनों ओपिनियंस जो है इनमें डिफरेंटेड है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा वायलेंस हो, डिस्प्यूट्स हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आप पहले ही समझ चुके हो जब मैंने आपको बच्चे वाला एग्जाम्पल समझाया है। इट इज नीडेड टू कंट्रोल वायलेंस एंड डिस्प्यूट। सपोर्ट लॉ फ्रॉम वेरी मच नेसेसरी टू अवॉइड बलिंग एंड हेरेसमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मतलब अगर देखो वो जो गुस्से वाला इंसान है ना, वो किसी को जाकर के किसी का मर्डर कर रहा है, भाई क्यों किया, मुझे फ्रीडम है, मैं कुछ मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने किसी को जाकर के स्लैप किया, किसी को तमाचा मारा, कुछ भी किया, तो उसको फ्रीडम है। तो इस टाइप का जो भी हेरेसमेंट है, जो भी चीजें हैं, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ से सिर्फ इतना नहीं है, अब यहाँ पर लीगल, ठीक है, इन सारे के लिए मतलब ये जो चीजें हैं इनके लिए कोई ना कोई लीगल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी का मर्डर करता है तो हम उसे क्या करते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं, उसके ऊपर केस होता है, आए मौके पे हम उसको मौत वौत की भी सजा दी जाती है, आजीवन कारावास वगैरह भी होता है। तो हर किसी ना किसी क्राइम के लिए कोई ना कोई मतलब प्रोविजन है ही है। तो इस तरीके से मतलब जो है कोई अनहोनी ना हो, तो इसके लिए एक अच्छे समाज के लिए, क्योंकि हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, हमें एक अच्छी सोसाइटी चाहिए जिसमें हम अपने अच्छे तरीके से रह सके, अपने आप को डेवलप कर सके। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, क्योंकि हमने कह दिया कि डेवलपमेंट करना है, सबको अपनी अपनी आजादी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमीर जो है, रिच इंसान जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, वो तो गरीबों का शोषण करेगा, क्योंकि गरीब जो है उनके पास फ्रीडम कैसे दबेंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो इनके और इनके बीच में बहुत वाद विवाद होगा, बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़े होंगे। तो इन सबको मैनेज करने के लिए तो क्या कहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी, या हमारी सोसाइटी जो है, इसने हर किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करके रिस्ट्रिक्शन या कंस्टेंट्स जो है वो लगा के रखे हैं कि भाई आपको ये रूल्स है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, जैसे हमारी फैमिलीज में होता है वैसे रूल। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस्ड जो है एटमॉस्फेयर या एक बैलेंस सोसाइटी जो है वो बनी रहेगी, ना किसी के लिए ज्यादा ना किसी के लिए कम। मतलब आपने अच्छी चीज की है तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसको पनिशमेंट भी मिलेंगी, है ना। क्योंकि जब तक कि हम बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो हम एक आइडल सोसाइटी क्रिएट ही नहीं कर सकते। अब लिबराइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या बात होती है कि हमारे जो तिलक है उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वहां पे क्या होता है, खुद के ऊपर राज, ठीक है, मतलब आप अपने आप के ऊपर अपना राज चला रहे हो।
तो यहाँ पे हमारे तिलक जी जो है वो कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। मतलब अब यहाँ पर स्वराज जो है, लिबरलिज्म जो है, उसका मेन डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक्चुअल भाई ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब आपका अपने ऊपर कंट्रोल, ठीक है, जब आप अपने आप को समझ जाए, जो आप अपने आप को कंट्रोल कर सके, किसी और का नहीं। तो यहाँ पे ना लिबरलिज्म जो है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं कि अपने ऊपर से कंट्रोल, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होंगी जिसका खात्मा करना, जो आपको दबाती है, ठीक है। ये वाली जो बात है, अगर हम बात करें कि मैम अब तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वहां पर क्या कहते हैं, हमारे जो एंशियंट ईरा है वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी। जब हम हमारे मतलब हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो आपको दबा रहे थे। क्लियर? तो ये क्या हो रहा था, और इसी सिद्धांत पे मतलब यहाँ पर जो है गांधी जी, उनका भी एक सिद्धांत काम करता था कि कोई भी अदर इंसान जो है वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब कंट्रोल से मतलब ये नहीं कि अभी कहेंगे कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो लगा रहे थे कि एक अच्छी आइडल सोसाइटी चाहिए, लेकिन ये सोसाइटी जो है वो एक आइडल की तरह काम नहीं कर रही थी। ये एक इंसान से इंसान की जो ह्यूमैनिटी है उससे ही कैंसिल करने की बात कर रही थी। तो लिबरलिज्म जो है वो इसीलिए काम करता है कि जहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल कर सके, आप अपने आप से कनेक्ट हो सके, ठीक है। अपने आप को कनेक्ट करना ही लिबरलिज्म जो है वो कहलाता है। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। तब तक ये नेक्स्ट पार्ट जब आए, तब तक इसके लिए क्या करेंगे, आप इतना जितना भी पढ़ा है, जो फ्रीडम की डेफिनेशन है, ये सारी जो चीजें हैं आप इसे कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो होगा हार्म प्रिंसिपल, है ना। तो वो कैसे काम करता है, इसके आगे जो फ्रीडम के आगे की जो स्टोरी है वो देखेंगे। तो आज का जो फ्रीडम का टॉपिक था हमारा, वो ये नहीं था कि कैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था और हमने अपने लिए स्वतंत्रता हासिल की। आज की फ्रीडम वो है जो कि अब हमें हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी डेली जो रूटीन है ना, इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे कौन कौन सी फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए और कौन कौन से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज इतना पढ़ा है तो उसे प्लीज़ रिवाइज कीजिए। ओके देन बाय, थैंक यू।